कालाडूंगी के कोटाबाग में आयोजित पहाड़ पंचायत महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास की बड़ी सौगात दी है। बता दें, सीएम ने क्षेत्र के लिए 114 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी के अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए इसे शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से अब उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को नई पहचान मिली है, जिससे 12 महीने स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं सख्त लहजे में विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए सीएम ने साफ कहा कि राज्य में कानून से ऊपर कोई नहीं है और अतिक्रमण का कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। और वो स्वयं मुखवा हर्षिल आकर उस यात्रा का हिस्सा बने थे। तो निश्चित रूप से उनके अपने कार्यक्रम में शामिल करने से मन की बात में देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की शीतकाल की महत्ता, यहाँ की विशेषता और मौसम के बारे में जानकारी हुई। तो बड़ी संख्या में आज यात्री यहाँ आ रहे हैं, तीर्थ यात्री भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं और शीतकाल के लिए पूरा राज्य हमारा तैयार है। हम राज्य के स्तर से भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल, एक जिला एक मेला, इसको उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही नैनीताल जनपद में भी विंटर कार्निवल का इसका आयोजन किया गया। मैं उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र में सांकरी में गया था, वहाँ पर भी सांकरी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के हर ज़िले में कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर पर्यटकों को और बुलाया जा सके, उनको आकर्षित किया जा सके, उनको यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया जा सके। ये सब हमारे राज्य के अंदर 12 महीने लोगों को काम मिले, पर्यटन सुनिश्चित हो। यानी कि 6 महीने पहले, चूँकि शीतकाल में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो बंद हो जाते थे, उनका कारोबार भी बंद हो जाता था, अब उनका 12 महीने कारोबार चलेगा। राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था का राज है और पूरी तरह से कहीं भी कोई भी कानून तोड़ेगा, कोई भी कानून को नहीं मानेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रिय राज्य है। यहाँ पर लोग आपस में भी बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार, अतिक्रमण करने का अधिकार, किसी भी प्रकार की खराब चीज़ें करने का किसी को अधिकार नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड पुलिस ने अब भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही गलत तथ्यों के खिलाफ पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT ने इस मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जांच की है।
जिसके आधार पर दोषियों को निचली अदालत से उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े कोई भी ठोस सबूत है तो वे जांच एजेंसियों के साथ साझा करें, न कि अफवाहें फैलाएं। फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और पुलिस ने दोषियों को किसी भी स्तर पर राहत न मिलने देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जब अंकिता भंडारी की साथ हुई घटना की जानकारी जब राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने तुरंत एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई, उन्हें जेल भेजी गई। पैरवी अच्छी सी कराई गई है, उसी के नतीजा ये रही उनको बेल अंत तक नहीं मिली है। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है CBI जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने CBI जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि SIT अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए CBI जांच करने का कोई जरूरत नहीं। प्रकरण दोबारा माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, वहां पे भी उच्चतम न्यायालय ने भी SIT जांच पे संतुष्ट व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर ली। SIT जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है उस संबंध में अलग अलग 2 FIR दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो विवेचना के दौरान SIT के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व यही होता है। तत्समय पुलिस ने भी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपील की गई थी कि VIP के संबंध में या कोई भी इस घटना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या साक्ष्य हो तो उसको उपलब्ध कराया जाए। हाल ही वीडियो जो क्लिप्स घटनाक्रम में संबंध में जो चल रही है उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिनकी विधिवत विवेचना की जा रही है। यदि किसी के पास कोई भी सूचनाएं, साक्ष्य उपलब्ध हो, वो उस विवेचना के दौरान उनको साझा कर सकते हैं। इस प्रकरण में राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इनकी गहनता जांच की जा रही है। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है मामले के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से पूर्ण जांच हो, इसी पे कोई भी साक्ष्य अनदेखी ना की जाए। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है जांच में कोई भी खबर ना छेड़े और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर सख्त एवं इफेक्टिव कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें संस्करण की गूंज आज देहरादून में भी सुनाई दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के दून विहार स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समुदाय भवन में स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर मंत्री जोशी ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक सशक्त स्रोत है। एपिसोड सुना जहां कुछ ऐसे विषयों की जानकारी भी जो हमको नहीं होती है, जैसे हमारे आज़ादी के वो शहीद जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, वहीं उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि एंटीबायोटिक का बिना डॉक्टर के सलाह के लेना कितना घातक होता है। वहीं अपनी भाषा के प्रति उन्होंने कन्नड़ भाषा को उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपनी भाषा का भी जानकारी होनी चाहिए। और विशेषकर यह एपिसोड युवाओं पर फोकस था, क्योंकि 12 तारीख को युवा दिवस भी आ रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि मन की बात अवश्य सुनें। मन की बात में ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी हमें मिलती है जो हमें नहीं होती है। यही कारण है कि आज दिन पर दिन मन की बात इतना लोकप्रिय हो रहा है कि आज हर व्यक्ति अपना समय निकालकर आधे घंटे प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनता है और उसके हमें लाभ भी मिलते हैं। इस अवसर पर एक बार मैं अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं का,
अपने सभी वरिष्ठ साथियों का जो मेरे साथ यहाँ पर आए, मन की बात सुने, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और क्योंकि ये इस वर्ष का अंतिम एपिसोड था, तो अब हम 2026 में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। और मैंने कहा कि दिन पर दिन मन की बात के जो श्रोता हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नए साल के जश्न और विंटर कार्निवल को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पर्यटकों की भारी भीड़ के मद्देनजर शहर की शांति, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाएं और चेकिंग अभियान का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ जैसा देखा गया कि क्रिसमस के बाद से और नए साल तक में लेकर इसमें छुट्टियां भी रहती हैं। बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट हैं वो खासकर मसूरी, धनौल्टी, देहरादून होकर ही जाते हैं। इसको देखते हुए डाइवर्जन के साथ साथ हमने अभी 22 पॉइंट पर बैरियर चेकिंग का नए साल पर रखा है, जिससे कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, इस पर लगाम लगाई जा सके। और सभी जगह हमारे कर्मचारी जो है एल्कोमीटर के साथ नियुक्त रहेंगे और देर रात्रि तक ड्यूटी रहेगी जब तक कि सारी जगह प्रोग्राम खत्म नहीं होते हैं। अभी जितने भी हमारे होटल, रेस्टोरेंट है या बैंक्वेट हॉल है या जहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके साथ भी जो आयोजक है उनके साथ भी परमिशन को कंडीशन के साथ दिया गया कि फायर की एनओसी लेना जरूरी है। साथ ही साथ वहाँ पर एग्जिट प्लान भी होना चाहिए और सभी जो कर्मचारी वहाँ उनको ब्रीफ रहे कि अगर किसी आकस्मिक परिस्थिति में एग्जिट प्लान क्या होगा और फायर कि अगर कोई छोटी मोटी बात भी होती तो उसको कैसे वहाँ के कर्मचारी हैंडल करें। तो उनको ट्रेनिंग भी हम फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भेज रहे हैं, वहाँ पर उनको ट्रेन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी रखा गया कि जो परमिशन अनुमति ली जाएगी उसका उल्लंघन न किया जाए। तो सशर्त अनुमति देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को बताया गया कि जो भी अनुमति ऐसे प्रोग्राम के लिए मांगी जाए वो कंडीशंस के साथ और उसको फुलफिल कराया जाए। तो सारी व्यवस्थाएं जो मेन जो देखा गया कि जो हुड़दंग की शिकायत होती है, ड्रंकन ड्राइविंग की या ओवर स्पीडिंग की, तो उसके लिए अलग से, जैसा मैंने बताया कि उसके लिए अलग से हमारे कंपोनेंट लगाया गया है और उन स्थानों पर लगाया गया जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो ऐसे लोग जो ड्रंकन ड्राइविंग की शिकायत हो तो उस पर एल्कोमीटर से लगातार कार्रवाई करके गाड़ियों को सीज किया जाएगा। तो नए साल पर सभी से आग्रह भी है और सभी से ये भी अपील भी है कि जो भी आप एक नए साल पर अगर कहीं जा रहे हैं परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, तो उसको शालीनता के साथ मनाएं, जहाँ जो नियम उसका पालन करें। और अगर रोड पर इस तरह की रैश ड्राइविंग होती है या कोई हुड़दंग किसी रेस्टोरेंट बार में होता है, तो इस बार अलग अलग हमारी मोबाइल पार्टीज लगी हैं जो चिन्हित करके ऐसी जगहों पर जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहां पर जाएंगे। तो इस तरह की अगर शिकायत मिलती है तो ऐसा ना हो कि नया साल की शुरुआत उनके लिए खराब हो। तो मैं सभी को बधाई, शुभकामनाएं भी दूंगा नए साल की। साथ ही साथ आग्रह भी करूंगा कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए।